ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को जब हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें दो मुख्य कमियां पाई गई। तो पहली कमी ये थी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन ना करने का रीज़न था कि रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इससे ये बात हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं तो उसके लिए नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उनके पास अभिकेंद्र बल है तो इस बल से एक त्वरण प्रोड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा, वो अभिकेंद्र त्वरण। तो इस प्रकार से अगर किसी कण में, पार्टिकल में, ऑब्जेक्ट में त्वरण हो गया, आ गया, तो क्या कंसिडर किया जाता है, त्वरित माना जाता है। ठीक है, तो जो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहती है कि कोई भी एक चार्ज्ड और एक्सेलरेटेड पार्टिकल, कोई भी त्वरित कण जिसमें आवेश हो, तो त्वरित आवेशित कण जब भी गति करता है तो क्या करता है, हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का इमिशन करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित गति करते रहेंगे, चूँकि इलेक्ट्रॉन आवेश हैं, तो क्या करेंगे, लगातार ऊर्जा का इमिशन करते रहेंगे, उत्सर्जन करते रहेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा लगातार घटती जाएगी और फाइनली एक कंडीशन ऐसी, ऊर्जा घटने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है वो घटती जाएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इलेक्ट्रॉन मिनिमम यानी कि सबसे छोटी त्रिज्या का वृत्ताकार पथ बनाते हुए और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा और इस प्रकार से जो पूरा का पूरा एटम है वो नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये बेसिक कमी थी, सबसे पहली कमी। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि परमाणु एग्जिस्ट कैसे करेगा। ठीक है, दूसरी कमी क्या थी, तो दूसरी कमी जो थी वो ऊर्जा के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थी। ऊर्जा के स्पेक्ट्रम से किस प्रकार से, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर विभिन्न कक्षाओं में नाभिक इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं तो उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा का स्तर होना चाहिए, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वो भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूअस क्यों, क्योंकि उसमें हर कक्षा में ऊर्जा है, तो हर कक्षा से एनर्जी का इमिशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और इस तरीके से हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होगा, अलग अलग आवृत्ति में होगा। तो जब कोई स्पेक्ट्रम मिलेगा तो क्या होना चाहिए, उसमें हमें हर आवृत्ति की उसमें रेखाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन इनके स्पेक्ट्रम में ऐसा देखा नहीं गया। जब एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें पाया गया कि वो तो कॉन्टीन्यूअस होने की बजाय डिस्क्रीट दे रहा है, उसमें केवल सिंपल लाइन्स आ रही हैं और कुछ ही आवृत्ति की लाइन आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो परमाणु के जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, ठीक वही पूरा जो हाल हुआ लगभग जैसे आइंस्टीन ने किया था वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन क्या किए थे, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का यूज़ किया इन्होंने और किस तरीके से कणों को क्वांटा कंसिडर करके, ठीक है, बंडल ऑफ एनर्जी कंसिडर के पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक यही चीज़। तो पहला पॉइंट ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π, ध्यान दीजिएगा, h/2π का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यदि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो, v हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा,
कोणीय संवेग को हम लोग कैसे लिखते हैं? कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हो। तो कोणीय संवेग आपका होता है, ठीक है, क्या? R क्रॉस P, ठीक है, मोमेंट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटा ना। जितने भी प्रकार के रेखीय संवेग होते हैं सबका मोमेंट लिया जाता है, तो वो क्या होता है? कोणीय संवेग। तो R क्रॉस P का मान कितना होना चाहिए? h/2 का पूर्ण गुणज, ठीक है, तो n टाइम्स ऑफ h/2, ठीक है। तो R क्रॉस P बराबर क्या होता है हमारे पास? mv, द्रव्यमान पूर्ति संवेग, ठीक है। तो इस तरीके से mvr इज इक्वल टू nh/2। थोड़ा सा स्पेस करके लिखो ना, कितना हो जाएगा? तो mvr इज इक्वल टू nh/2, ये आपका आ गया पहला नियम। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा? h/2 का पूर्ण गुणज है। जहाँ n क्या है? जहाँ n स्मॉल n क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक ना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आपका 1 2 3 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर तक हो सकता है, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? या इसे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य, ठीक है, क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है, क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। हो गया, नोट डाउन। और नीचे से नोट पे लिख दीजिएगा, ऊपर रब कर दें। हो गया ऊपर? नोट पे लिख दीजिएगा या रिमार्क, ठीक है। तो ये जो नियम था mvr/2 का, इसे बोहर का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं, क्वांटीकरण कंडीशन, ठीक है। इस नियम को बोहर का क्वांटीकरण की शर्त कहते हैं, का प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2 हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, तो ये हो गया ना इस तरीके से। दूसरे पॉइंट में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हर संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएंगे ना, बल्कि पहला पॉइंट ये हो गया कि केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि जहाँ n के बारे में बताया, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षाओं में, ठीक है। और इन निश्चित कक्षाओं को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी कक्षाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ना निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन
को स्थायी कक्षा कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बोहर ने बताया कि स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन जो होता है, स्थायी कक्षाओं में या स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन या चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता का स्थायी, ठीक है, स्थायी का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, जबकि उसमें त्वरण होता है, उसमें त्वरण होता है, त्वरण होता है। तो इस बात को ही बोहर ने मना कर दिया साफ साफ। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इमिशन अगर स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक, तो तीसरे पॉइंट पे इन्होंने बताया कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इमिशन करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, समझने वाली बात है, इसको रब कर दें। रब करें। तो पॉइंट नंबर थर्ड में देखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड में बोहर ने क्या बताया कि सपोज कीजिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में समस्त पॉजिटिव चार्जेस जितने भी रहेंगे, एटम के जितने भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और पूरा मास भी न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड माना जाता है। अब इससे आप समझ सकते हो कि कौन सा एटम है। ठीक है, कितना है, 4 5 4 9, यानी कि कौन सा हो गया आपका 9 परमाणु क्रमांक किसका होता है, बताओ। परमाणु क्रमांक 9 किसका होता है, क्लोरीन, नियान का 10 होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन है। तो इसमें पहला कोष, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8, तो 8 10 हो जाएंगे, 7 ही तो बचे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, जो भी ये बना दो। ठीक है, थर्ड कोर्स ये वाला कंसिडर कर लो, KLAM जानते हो ना, फिर आप लोग अच्छे बनाइएगा, कुछ नहीं रहेंगे उसमें। तो देखिएगा ध्यान से। तो बोहर ने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पाता है ना, इसको क्या कीजिए, आप बाहर से एनर्जी दे दीजिए। सपोज कीजिए कि लास्ट वाले को हम लोग दे रहे हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पाता है तो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ पे है तो इस ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेशन। ठीक है ना, स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से एनर्जी पाया तो ये सीधे क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा ना, इस प्रकार से करते हुए यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम समय तक, लगभग 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है, 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है, और उसके तुरंत बाद वो क्या करेगा, उस कक्षा को छोड़कर अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन, ऊर्जा का उत्सर्जन तब करता है जब वो उच्चतम यानी हायर क्लास से लोअर क्लास में आता है। ठीक है, तो जब ये उच्चतम कक्षा से वापस अपनी कक्षा में आने लगेगा तब ये ऊर्जा के रूप में यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में एनर्जी का इमिशन करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि इलेक्ट्रॉन के हायर क्लास की ना उच्चतम कक्षा की जो लोअर क्लास, लोअर ऑर्बिट वाला है, E1 हो जाएगा। तो जो एनर्जी होगी h इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। तो पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिए। हाँ, उत्तेजित अवस्था में तब होता है जब उसको बाहर से एनर्जी दी जाती है। बाहर से एनर्जी दी जाएगी तो तुरंत वो एक्साइटेड हो जाएगा ना। जैसे आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा मिल गया, अब आपकी स्टेट एकदम से चेंज हो गई, स्कूल कोचिंग आना बंद कर दिए, शॉपिंग में लग गए एकदम से ना। ठीक है, और उसके बाद जैसे पैसा खत्म हुआ तो फिर स्कूल ध्यान आया कि चले पढ़ाई लिखाई कुछ कर लें। तो इस तरीके से तो फिगर बनाना पड़ेगा आपको।
तो लिखिए क्या होता है ना। जब लिखते जाइएगा इलेक्ट्रॉन को या एटम को देंगे हम लोग ना, जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा दी जाती है, बाहर से कुछ ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा ग्रहण करके, यह ऊर्जा ग्रहण करने के बाद या ग्रहण करके अपनी कक्षा को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर क्या करता है, ऊंची कक्षा में, ठीक है, या ऊंची कक्षा में चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं, उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट अवस्था कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में केवल कितना 10⁻⁻8 सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, सेकेंड तक ही रहता है तथा पुनः वापस अपनी कक्षा में आ जाता है, ठीक है, अपनी कक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता हुआ इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय की तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ऊपर रब कर देना, देखिएगा, बस बड़ा धीरे लिख रहे हो, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा यदि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो, E2 व निम्न कक्षा में E1 हो, E2 व निम्न कक्षा में E1 हो, कक्षा में E1 हो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन या उत्सर्जित ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा कितना हो जाएगी, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हो जाएगी क्या कहते हैं, एस न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति निकालेंगे, तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1
डिवाइडेड बाई एच। नोट डाउन, ठीक है। तो इस प्रतिबंध को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति प्रतिबंध, आवृत्ति प्रतिबंध। नोट डाउन, हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए बोहर का सिद्धांत, तो कंसिडर कीजिए कि ये आपका हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो भी नाभिक होगा, तो नाभिक में नाभिक का जो आवेश होगा वो कितना होगा? Ze। और हम लोग कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बात मत करिए, ठीक है, कि नाभिक से स्मॉल आर कक्षा की त्रिज्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? आर कक्षा की त्रिज्याकार पथ पर लगातार रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है वी वेग से। तो वी वेग हो गया, चुप रहो, बात मत करो, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा वृत्ताकार पथ में, तो इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो कहाँ से मिलेगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से मिलेगा, ठीक है ना। तो माना, लिखते जाइएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नहीं कुछ नहीं लिखना, पॉइंट वाइज नहीं, चारों ओर स्मॉल आर कक्षा के, स्मॉल आर ना त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? में स्मॉल वी वेग से गति करता है, से गति करता है, ठीक है, करता है, ठीक। तो वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए, कक्षा में गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल जो मिलता है, कहाँ से मिलता है? आवश्यक अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? नाभिक व इलेक्ट्रॉन, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से मिलता है, कार्य करने वाले वैद्युत बल से मिलता है, वैद्युत बल से मिलता है, ठीक है, से मिलता है, ठीक है। अर्थात जो अभिकेंद्र बल होगा mv²/r वो बराबर होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, यानी 1/4πε0 Q1 Q2, नाभिक का आवेश Z × E, इलेक्ट्रॉन का आवेश E डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो बट बोर के नियम के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ, ठीक है। बोर का नियम क्या कहता है? बोहर्स लॉ। तो बोर का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग यानी mvr इज इक्वल टू ns/2π हो। तो इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कीजिए, ठीक है। और इससे हम लोग इक्वेशन नंबर, अब इसका हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ध्यान दीजिएगा, इधर कर देगा, फिगर बनाना है आप लोग को इसमें। तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? तो m² v का स्क्वायर r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर h का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से मिलता है। हाँ सही है, से मिलता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से मिलता है। जो अभिकेंद्र बल है इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए, उसे कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से। तो वही तो लिखा गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब इक्वेशन 2 और 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो करते हैं डिवाइडिंग, ध्यान से देखिएगा ईमानदारी से, इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो एम वी का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर क्या है, ठीक है, एम वी स्क्वायर और पूरे का डिवाइड, सॉरी आर है ये, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये वाला, एन स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और पूरे का इसमें करेंगे तो ये है आपका, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है जेड इंटू ई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, जेड इंटू ई स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्यों ये वाला, ये अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एम स्क्वायर छोड़ दिए, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। रब कर दे रहे इसे, ध्यान दीजिएगा ताकि होता जाए जल्दी से, नहीं आप लोग रुक जाते हो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है, कक्षा की त्रिज्या। क्या हुआ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा डिवाइडिंग है, यहाँ पे इसमें अंश है हर नहीं है, तो 1 कंसीडर करेंगे, तो ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो जो कट रहा है चाहे तो आप काट दीजिए, तो m से 1 ये कट जाएगा, और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या आया आपका, और ये वाला आपका आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे कुछ बचा है m इंटू आर क्यूब, तो m बचा और r का क्यूब इज इक्वल टू, इधर से ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टेप सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला स्टेप इस पर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बचेगा n का स्क्वायर इंटू s का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 और पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है। वहाँ पे एक पाई बचा है, और क्या बचा है आर स्क्वायर हो गया, नीचे क्या क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, तो एक पाई बचा है, एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे आ गया ना, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बचा है और जेड इंटू ई स्क्वायर, तो पाई जेड इंटू ई का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से एक आर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, पाई कहाँ है यार, पाई नहीं लिखे क्या, अच्छा तो यहाँ वाला बचा था ना, पाई इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, तो एन स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई जेड इंटू ई का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, तो जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होता है, जेड इज इक्वल टू वाट 1, तो जेड इक्वल टू 1 रख देंगे, तो आर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई इंटू ई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग बहुत ईमानदारी से, इसमें क्या है, एच आपका क्या है प्लैंक कांस्टेंट, एक नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो गया। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है कांस्टेंट 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये भी कांस्टेंट है,
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी एक कांस्टेंट है। अब क्या बचा, पाई क्या है, इसका तो नाम ही जानते हो, 3.14 एक कांस्टेंट है। तो बचा क्या, केवल n बचा। तो r का जो मान है, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी n के मान पर। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक जो एटम होंगे या कोई भी एटम जो होगा उसके वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं, नोट कर लीजिए पूरा।